Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम FSC सेकेंड ईयर A लेवल और ईटा का सेशन लेने जा रहे हैं। आज का हमारा सेशन है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड। थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। तीन एस्पेक्ट आज हम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी कंपाउंड पे। बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट के एटमों के कॉम्बिनेशन से बने, उन कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। कि कंपाउंड दैट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ टू एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। स्टूडेंट एक बात याद रखना, एलिमेंट दो होने चाहिए, एटम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट के एटम हैं। मेरे पास HCl बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट के एटम हैं। मेरे पास H2S बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट के एटम हैं। मेरे पास HClO बाइनरी कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दो हो गए और तीसरा ऑक्सीजन है। यानी एलिमेंट दो होने चाहिए, एटम कोई भी हो सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट MCQs भी हुआ करता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि बाइनरी कंपाउंड की पहचान क्या है। बाइनरी कंपाउंड के नाम एंड होते हैं आइड के साथ। बाइनरी कंपाउंड के नेम एंड होते हैं आइड के साथ, जिस तरह क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिस तरह हमारे पास होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। आइड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा करता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हमारे पास HCl होगा, इसको हम क्लोरोहाइड्राइड नहीं पढ़ सकते क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन क्लोराइड हम इसको पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके एंड पे आइड लगता है, क्लोराइड, जिस तरह ब्रोमाइड, जिस तरह आयोडाइड, ऑक्साइड एसेट्रा। अब स्टूडेंट बाइनरी कंपाउंड समझने के बाद हम बात करेंगे बाइनरी कंपाउंड की एग्जांपल हैं सल्फाइड, ऑक्साइड, अलाइड, हाइड्राइड। अब स्टूडेंट आपका डायरेक्ट MCQs होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी कंपाउंड? ऑप्शन 1 सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, ऑल ऑफ दीज। तो आपने सल्फाइड वाला ऑप्शन टिक करना है। चूंकि इसकी पहचान मैंने आपको बता दी, आखिर पे ID होना चाहिए, IDE होना चाहिए। अब स्टूडेंट ऑक्साइड क्या होते हैं? चूंकि हमारा ये चैप्टर ऑक्साइड से रिलेटेड है थर्ड पीरियड एलिमेंट के, तो हमने ऑक्साइड की बात करनी है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्सीजन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? ऑक्साइड कहेंगे। इसमें कंडीशन क्या है कि एक ऑक्सीजन और एक कोई और एलिमेंट होना चाहिए। एटम इनके बेशक ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास होता है Cl2O7। अब स्टूडेंट ये ऑक्साइड है। क्यों ऑक्साइड है? एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन है, एलिमेंट दो हैं, एटम जितने मर्जी हों। तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो उसको आप क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए यह ज्यादा रिएक्टिव है। चूंकि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट की रिएक्टिविटी दो बातों पे डिपेंड करती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। यानी अगर वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ज्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए ये पीरियोडिक टेबल का हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है मेटल के साथ,
नॉन मेटल के साथ और मेटालाइट के साथ। ऑक्सीजन रिएक्शन कर सकता है मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ और मेटालाइट के साथ, बनाता है करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाया करता है। स्टूडेंट याद रखना, थर्ड पीरियड एलिमेंट में ऑक्सीजन तमाम एलिमेंट से रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है, सवाए आर्गन के। आर्गन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, चूंकि आर्गन क्या है, आर्गन नोबल गैस है, आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नॉन है ही नहीं है। तो हम यहां पे बात करेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन थर्ड पीरियड एलिमेंट के तमाम एलिमेंट से रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम से जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Na2O या Na2O2, मैग्नीशियम से MgO, एल्युमिनियम से Al2O3, सिलिकॉन से SiO2, फास्फोरस से P4O10, P4O6, दो टाइप के ऑक्साइड बना सकता है। मैं आपको स्टूडेंट ये पढ़ा चुका हूं, कहां पे पढ़ा चुका हूं, रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद ऑक्सीजन, उधर पढ़ा चुका हूं। SO3, SO2, Cl2O7, Cl2O, ये ऑक्साइड हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट के विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास इन ऑक्साइड की आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, इनकी नेचर 3 टाइप की होगी। ये बेसिक भी होंगे, ये एम्फोटेरिक भी होंगे, ये एसिडिक भी होंगे, लेकिन इस पे हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा। स्टूडेंट आज मेरा एक और सेशन भी आएगा जो ईटा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, उस वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है। अगर आपने मेरी डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर वाली वीडियो नहीं देखी, वो भी आप लाजमी देखें, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स इस्तेमाल हैं, उसमें बहुत सारी टेक्निक यूज़ हुई हैं, उसमें MCQs के लिए शॉर्टकट हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ईटा के स्टूडेंट को बताता चलूं कि सेकंड ईयर के जो पहले 2 चैप्टर हैं ये आपने साथ साथ आउटस्टैंडिंग कर लेने हैं, क्योंकि इसको मैंने डिस्कस बाद में नहीं करना, यहाँ पे ये मैं कॉलेज और ईटा दोनों के एस्पेक्ट से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट के स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड। थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका MCQs है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट फॉर्म 3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। थर्ड पीरियड एलिमेंट 3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एक होते हैं जायंट मेटालिक ऑक्साइड। जायंट मेटालिक ऑक्साइड के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है। जायंट आयनिक ऑक्साइड कौन कौन से एलिमेंट बना सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ऑब्जेक्टिव आपका, ये ऑक्साइड सॉलिड होते हैं, 3 डायमेंशन में इनकी स्ट्रक्चर होती है, इनका क्रिस्टल लैडस 3 डायमेंशन में एक्सटेंड होता है। यानी थर्ड पीरियड एलिमेंट फॉर्म जायंट मेटालिक ऑक्साइड हैविंग आयनिक बॉन्डिंग। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम फॉर्म जायंट मेटालिक ऑक्साइड। All these oxides are solid in nature and having crystal lattice extended in 3 dimension space. स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट बना सकते हैं जायंट कोवेलेंट ऑक्साइड। जायंट कोवेलेंट ऑक्साइड में नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये भी सॉलिड होते हैं और 3 डायमेंशन स्पेस में इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्सटेंड होती है। जायंट कोवेलेंट ऑक्साइड कौन बनाता है, सिलिकॉन बनाता है। स्टूडेंट जायंट कोवेलेंट ऑक्साइड कौन बनाता है, सिलिकॉन बनाते हैं। सिलिकॉन फॉर्म जायंट कोवेलेंट ऑक्साइड। अब स्टूडेंट जायंट कोवेलेंट ऑक्साइड में नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि मॉलिक्यूलर ऑक्साइड। थर्ड पीरियड एलिमेंट मॉलिक्यूलर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, जिनके सिंपल मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं थ्रू वैन डर वाल फोर्सेस, या समटाइम पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, यानी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो भी आपस में अटैच होते हैं थ्रू वैन डर वाल फोर्सेस। यानी थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑक्साइड, जिनके सिंपल मॉलिक्यूल या पॉलीमर्स आपस में अटैच होते हैं थ्रू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल अट्रैक्शन या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और ये वाले ऑक्साइड जो एलिमेंट बनाते हैं वो कौन से होते हैं, वो फास्फोरस होता है, जिसके ऑक्साइड सॉलिड होते हैं। सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड किस फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट, गैसियस फॉर्म में होते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे हम बात करते हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑक्साइड होते हैं ये मोनोमॉर्फिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास सल्फर ट्राई ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में
आमतौर पे 3 मालिक्यूल अटैच होकर, यानी H3O9 की फॉर्म में आपके पास बड़ा मालिक्यूल होता है और वो फिर बहुत सारे H3O9 मालिक्यूल यानी ट्राइमर आपस में अटैच हुआ करते हैं। अब स्टूडेंट स्ट्रक्चर का ट्रेंड क्या है? स्ट्रक्चर के ट्रेंड की जब बात करते हैं तो यहां पे आए, कौन सा ऑक्साइड? मेटालिक, 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 जायंट मेटालिक, जायंट कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर। तो हम ट्रेंड की क्या बात करेंगे? ट्रेंड की हम बात करेंगे कि ट्रेंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड हैविंग giant metallic structure via giant covalent oxide having network of covalent bonding to molecular oxide having intermolecular forces। तो आपका MCQ होता है which of the following is the oxide of third period element? giant metallic oxide, giant covalent oxide, simple molecular oxide, all of these। तो आपने किस पे जाना है? तो स्टूडेंट आपने ऑल ऑफ दीज पे जाना है। तो ये स्टूडेंट हमारा पहला प्रॉपर्टी थी थर्ड पीरियड एलिमेंट के ऑक्साइड की, जिसको हमने नाम दिया किसका? स्ट्रक्चर का। अब मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड। स्टूडेंट बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड। थर्ड पीरियड एलिमेंट के ऑक्साइड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बात करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट हमारे पास 3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। जायंट मेटालिक और जायंट कोवैलेंट ऑक्साइड बनाते हैं और सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड बनाते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट में जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, कौन से मेटालिक ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट? सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। थर्ड पीरियड एलिमेंट में मेटालिक ऑक्साइड और जो जायंट कोवैलेंट ऑक्साइड है यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। थर्ड पीरियड एलिमेंट में मेटालिक ऑक्साइड और जायंट कोवैलेंट ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्यों बहुत हाई होते हैं? इन मेटालिक ऑक्साइड में बहुत स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन द आयंस, जो होती है आयनिक बॉन्डिंग। In the metallic oxide there exists very strong attractive force between metal ion and oxide ion, that is ionic bonding। इसलिए large amount of energy required होती है to break this very strong attractive force। इसलिए metallic oxide के melting point और boiling point क्या होंगे? हाई होंगे। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, why melting point and boiling point of metallic oxide are higher? तो आपका बड़ा सिंपल आंसर होता है कि in the metallic oxide there exist very strong attractive forces between metal ion and oxide ion। That attractive force is ionic bonding। As it is a very strong force of attraction, therefore huge amount of energy is required to break these forces। That is why these oxide have high melting and boiling point। स्टूडेंट याद रखना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड also have high melting point and boiling point because they have giant structure। इसकी भी स्ट्रक्चर जायंट स्ट्रक्चर होती है जिसमें नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, बहुत ज्यादा कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। 3 डायमेंशन स्पेस में इसकी स्ट्रक्चर एक्सटेंड होती है और बहुत ज्यादा कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं स्टूडेंट? हाई हुआ करते हैं। अब स्टूडेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर वीक वन डर वाल फोर्सेस। दैट इज व्हाई these oxide have low melting point and boiling point। इसलिए इन ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हुआ करते हैं। सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड होते हैं। इनके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होते हैं जिनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या डाइपोल अट्रैक्शन होती हैं। इसलिए इनके मॉलिक्यूल बहुत टाइटली हेल्ड नहीं होते। यही वजह है कि इन ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, दीज ऑक्साइड यानी सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड या मॉलिक्यूलर ऑक्साइड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ,
इनकी स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। स्ट्रेंथ का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, शेप एंड पोलैरिटी। उनके साइज, शेप और पोलैरिटी की बेस पे उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो डिफरेंट होती है। इसलिए बाद दफ़ा इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में नॉर्मल ट्रेंड नहीं होते। अब स्टूडेंट, ये जो ऑक्साइड होते हैं ये गैसियस फॉर्म में होते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, कि दीज ऑक्साइड नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड, गैसियस और लो मेल्टिंग सॉलिड फॉर्म। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक इसका जनरल ट्रेंड बताता हूं। याद रखना, थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड में सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों होता है। पहले ट्रेंड देख लें। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है, फिर हमारे पास किसका होता है, सोडियम ऑक्साइड का, फिर फास्फोरस के हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड का, फिर फास्फोरस के लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड का, फिर सल्फर के हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड का, फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, फिर क्लोरीन के हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड का, फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड का। तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। पहले इसको एक मतलब हम रिवाइज कर लेते हैं। इस पे ईटा का एमसीक्यूज होता है स्टूडेंट। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, फिर सल्फर का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड, फिर लोअर वाला, फिर क्लोरीन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और फिर लोअर वाला। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड में किसका होता है, क्लोरीन 1 ऑक्साइड का हुआ करता है जी। अब स्टूडेंट यहां पे जरा गौर करना, हमारे पास सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, मैग्नीशियम का ज्यादा है। क्योंकि सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम का आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब मैग्नीशियम से एल्युमिनियम का कम है। क्यों कम है स्टूडेंट? इसलिए कम है कि एल्युमिनियम का जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा हो जाता है। जब इसका साइज छोटा हो जाता है तो ये कैटायन नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयन को अपनी तरफ जरा ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जब ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयन को अपनी तरफ जरा ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। जब कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के मुकाबले में इसका आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। स्टूडेंट, सेकेंडली इनकी स्ट्रक्चर में फर्क है। क्रिस्टल लैटिस के अंदर इनकी स्ट्रक्चर में फर्क है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आयन ज्यादा कंपैक्ट फॉर्म में होते हैं एज कंपेयर टू एल्युमिनियम ऑक्साइड। यही वजह है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एल्युमिनियम ऑक्साइड से ज्यादा हुआ करता है। स्टूडेंट, एक दूसरा यहां पे भी एस्पेक्ट है, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना, जितना कैटायन और एनायन की वैलेंसी में डिफरेंस कम होगा उतनी उनमें अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी। यानी सोडियम की +1 ऑक्साइड की -2 वैलेंसी है तो इसमें बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन कम है। मैग्नीशियम की +2 ऑक्साइड की -2, इनमें बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। एल्युमिनियम की +3 ऑक्साइड की -2, इनमें बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कैटायन और एनायन जो होते हैं वो एक दूसरे को डिस्टार्ट नहीं कर सकते। एक दूसरे को जब डिस्टार्ट नहीं करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं आएगा। क्या मतलब स्टूडेंट? अगर देखें कैटायन ज्यादा स्ट्रांग है एनायन के मुकाबले में, ये एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा तो थोड़ा सा पोर्शन शेयर हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। अब यहां पे आपने ये बात समझनी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस होता है वो सबसे कम होता है। यही वजह है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने इस तरह एक्सप्लेन कर दिया। बाज़ दफा आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, ये ट्रेंड आपको याद करना है। किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड फास्फोरस ऑक्साइड पे वहां तक वही जाते हैं, एंड पे जाके थोड़ा सा इसमें फर्क है। यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड के बाद फिर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड के बाद फास्फोरस का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, फिर फास्फोरस के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास चेंज आएगी। कहां पे चेंज आएगी? इसके बाद हमारे पास क्लोरीन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
फिर सल्फर के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, फिर क्लोरीन के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, फिर सल्फर के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ये आपकी जो एक्सेप्शन होती है, ये आपके एमसीक्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है, स्टूडेंट क्या एमसीक्यूज पूछा जाता है? आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि किस ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। नंबर 1 सल्फर ट्राई ऑक्साइड Cl2O7 SO2 Cl2O। अब आप बता सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक समझा दी है। बॉइलिंग पॉइंट में यहां पे आके थोड़ी सी एक्सेप्शन बनती है। ये एक्सेप्शन क्यों बनती है स्टूडेंट? चूंकि ये बात अट्रैक्टिव फोर्स डिपेंड करती है साइज, शेप और पोलैरिटी के ऊपर, साइज, शेप और पोलैरिटी के ऊपर। इस वजह से ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चूंकि इसका साइज बड़ा है, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसलिए हमारे पास ये वाला जो ऑक्साइड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इन में से ज्यादा हो जाता है। यानी इसका ऑर्डर क्या होगा? Cl2O7 boiling point is greater than SO3 which is greater than Cl2O which is greater than SO2। एक्सेप्शन को हमेशा अपने लिए याद रखना। यही आपकी ईटा के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? एमसीक्यूज होते हैं। तो आज की स्टूडेंट में आखिरी बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड पे बात करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट, do ask question if you have any sort of confusion in the comment section। केमिस्ट्री सुपर किंग को प्रमोट करने में अपना रोल अदा करना है। स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड। स्टूडेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, सॉलिड स्टेट के अंदर थर्ड पीरियड एलिमेंट के जो ऑक्साइड होते हैं उनमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो फ्री आयंस होते हैं। इसलिए नॉर्मल कंडीशन पे थर्ड पीरियड एलिमेंट के ऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। कि एट ऑर्डिनरी कंडीशन ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एट ऑर्डिनरी कंडीशन एट देयर नॉर्मल स्टेट आइदर दे आर सॉलिड और गैसेस, इसमें कुछ सॉलिड हैं कुछ गैसेस हैं, they do not have free electron as well as free ions which are necessary for the conduction of electricity, therefore these oxide are non-conductor of electricity। However, magnesium and aluminum oxide can conduct electricity in their molten form। हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जा सकता है। जब इनको मेल्ट करते हैं तो इनमें फ्री मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन या फ्री एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन होते हैं, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, ये वाले जो ऑक्साइड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते इन देयर मोल्टन और लिक्विड फॉर्म बिकॉज इनकी जो लिक्विड फॉर्म होती है, इनकी जो मोल्टन फॉर्म होती है, इसमें ना तो फ्री आयंस होते हैं ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड को जब मेल्ट किया जाएगा तो ये फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास फास्फोरस के ऑक्साइड होंगे ये मोल्टन फॉर्म में भी फास्फोरस ऑक्साइड सिंपल मॉलिक्यूल होंगे, जबकि सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है ये मोल्टन फॉर्म में इसके नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी, ये एटम हो सकते हैं, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अब सुन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सोडियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेगा। कहते हैं ऑल दो सोडियम ऑक्साइड इज आयनिक कंपाउंड बट इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। इसको इलेक्ट्रोलाइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सोडियम ऑक्साइड क्या करता है? सोडियम ऑक्साइड सब्लिमेशन शो करता है। स्टूडेंट याद रखना, ये मेल्टिंग पॉइंट से पहले पहले मोस्ट ऑफ द टाइम वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको आप इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर सकते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ये भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो बॉटम लाइन इसकी ये हुई कि हमारे पास नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी ऑक्साइड थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा।
मोल्टन फॉर्म में 2 ऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि सोडियम ऑक्साइड सब्लिमेशन शो करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइज नहीं किया जा सकता। जबकि सिलिकॉन ऑक्साइड और ऑल द मॉलिक्यूलर ऑक्साइड ये मोल्टन और लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, चूंकि इनके पास ना तो फ्री आयंस होते हैं ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। मेरा नेक्स्ट सेशन आएगा अल्टरनेट डे पे, जिसमें हम एसिड बेस बिहेवियर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड पे बात करेंगे। स्टूडेंट, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।